अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम। थैंक यू। मिस इकरा तारिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज प्रोग्राम में हम बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आज का पहला केस आपके सामने रख रहे हैं और उस पर आप प्लीज़ अपनी एक्सपर्ट राय दीजिएगा। ये एक केस है जो हदायतुल्लाह ने पेशावर से भेजा है और कहते हैं कि मेरे वालिद गुज़श्ता 8 साल से ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं, इंसुलिन पर हैं, ब्लड प्रेशर भी है, इनका वज़न तकरीबन 90 किलो है, हाइट 5 फुट 3 इंच है। इनका मसला ये है वो दिन को ऊँघते रहते हैं और जहाँ मौका मिलता है सो जाते हैं और काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। क्या ये कोई बीमारी है और क्या इलाज इसका हो सकता है? ये जो बीमारी है डायबिटीज़ इनको है और दूसरी जो इनके अंदर जो पॉजिटिव फाइंडिंग है कि इनका वज़न ज़्यादा 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट है और जो वज़न 90 किलो है, तो ओबेसिटी का शिकार है। तो ख़ास तौर पे जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। अच्छा। स्लीप एपनिया ये होता है कि रात को जब पेशेंट्स सोते हैं तो उनके जो मूवमेंट है डायफ्राम की, जो पर्दा होता है जो फेफड़ों को और पेट को सेपरेट करता है, उसकी मूवमेंट ज़रा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अच्छा। तो वो सांस जब ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ये लोग खराटे भी लेते हैं। अच्छा। तो ये खराटे लेते हैं तो उनके अंदर जब सांस उनका कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ वक्फे के लिए कम आ जाता है, जिससे होता है कि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। जो ही बढ़ती है तो एक ख़ास सतह से बढ़ने के बाद एकदम उनको स्टिमुलेट करती है जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन में, तो वो फिर सांस दोबारा नॉर्मल तरीके से लेना, यानी एक तरह से थोड़ी देर रुक जाता है। तो इस तरह उनकी जो रुकने वाला मरहला होता है उसमें उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, उसको नींद टूट जाती है। तो नींद टूटती है तो उनको नींद कंटिन्यूस नहीं आती, स्पेल्स में आती है, यानी छोटे छोटे वक्फों की आती। बार बार उनको जो है कि उनके नोटिस किए बगैर उनकी नींद टूटती रहती है। तो वो एक डीप स्लीप के अंदर नहीं जाते। जब तक डीप स्लीप में नहीं जाएंगे तो उनका जो है को नींद की कमी वो पूरी नहीं हो सकेगी। तो ये लोग जो ज़ाहिर है कि जब सुबह उठते हैं तो एक थकावट का शिकार होते हैं, नींद उनको बार बार आ रही होती है और दिन में बैठे बैठे सो रहे होते हैं, तो उसमें दिन को सोना चाहते हैं फिर भी वो बैठे बैठे सोते हैं, वही प्रॉब्लम आती है। तो ये लोग बेसिकली एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह हमें बेसिकली इसका इलाज मुमकिन है। बेसिकली इनको सबसे बुनियादी तौर पे रेस्पिरेटरी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए जो सांस के अमराज के माहिर हों। तो उसमें हम एक थेरेपी होती है जिसको पेप मशीन होती है, जिसके साथ इनको ऑक्सीजन पूरे उनको दी जाती है ताकि इनके ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन का लेवल खून के अंदर मेंटेन रहे, तो इनका जो सांस है वो बंद ना हो। तो बंद ऐसे होता है जी, खुदा ना खासा बंद ऐसे नहीं होता कि खुदा ना खासा लाइफ एंड डेथ वाला मामला, लेकिन वो थोड़े वक्फे के लिए बंद। तो इससे उनकी जो नींद है वो पूरी होती है और उसके बाद ये बीमारी टल सकती है। तो ये दिन में क्यों सोते रहते हैं? दिन में तो रात को नींद पूरी नहीं होती ना, तो यही वो दिन में भी जो नींद होती है वो स्पेल्स में होती है। जैसे किसी महफिल में बैठे सो गए, आपने देखा होगा बहुत सारी लोग दिखाते हैं उसका वो वीडियोस भी बन रही होती हैं कि लोग असेंबली में सो रहे हैं, किसी मीटिंग्स में सो रहे हैं। तो वो लोग होते हैं जो जिनकी रात को नींद पूरी नहीं होती। तो ये होता है। अच्छा, दूसरा उसमें ये फिर होता है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि जो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि अपना वज़न कम करें। जो ही वज़न कम करते जाएंगे किसी भी तरीके से, तो उससे ये होगा कि इनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता जाएगा। तो वज़न की कमी और उस मशीन का इस्तेमाल और जो ऑक्सीजन थेरेपी, उससे जो है कि इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये डेफिनेटली ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों का, जैसे अभी आपने बताया कि वज़न ज़्यादा होता है, क्या उससे उनकी टांगों में भी ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है क्योंकि वज़न ज़्यादा है? कोई टांगों में दर्द, कोई ऐसी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं? बिल्कुल आती है। देखें मैं इसको ये इस तरह मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक रस्सी पे कपड़े सूखने के लिए डालें, तो अगर आप पे सिंपल शर्ट्स और ट्राउज़र्स वगैरह, तो रस्सी में छोटा थोड़ा सा एक खम आता है। अगर उस पर आप कंबल डाल दें, भारी भरकम कपड़े डाल दें
तो उससे क्या वो उसमें खम ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मिसाल हमारे स्पाइन की भी ऐसी ही है। हमारा जो कमर है ये बिल्कुल एक रस्सी की तरह है, सीधा होता है, थोड़ा सा खम होता है इसमें, लेकिन जो आपसे वज़न बढ़ता जाएगा इंसान का तो इसमें खम ज़्यादा हो जाएगा। जब खम ज़्यादा होगा तो मोरे की जो है पोजीशन वो चेंज होगी, वो नर्व्स को दबाव, क्योंकि नर्व्स सारी टांगों की नर्व्स ख़ासतौर पे अब बल्कि पूरे जिस्म की नर्व यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, तो वो कंप्रेशन में आ सकती हैं। तो इस वजह से ये लोग टांगों में तो यही कहते हैं, हम खड़े होते हैं तो हमारे टांगों में दर्द ज़्यादा हो जाता है, चलने से दर्द होता है। तो ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, ये उन लोगों में जो जिनका वज़न ज़्यादा होता है। और डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा कि जैसे मोटापा भी आपको ज़ियाबीतस की जानिब जो है वो लेकर जा सकता है, तो क्या नींद का ज़्यादा होना, मोटापा भी हो, क्या ये दोनों चीज़ें अगर हों तो उसमें चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे डायबिटीज़ होने के? बिल्कुल, मोटापे के साथ तो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं चांसेस। जो आपका वज़न रिक्वायर्ड हार्ट से ज़्यादा होता है तो उससे जो आपके उतने चांसेस ये पैरेलल चलते हैं। जितना मोटापा ज़्यादा हो उतने चांसेस हार्ट डिजीज़ के, आपके जो डायबिटीज़ होने के, ब्लड प्रेशर होने के, ये बढ़ते जाते हैं खतरा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बात है कि लोग जब ज़मीन से कोई चीज़ उठाते हैं, कोई भी चीज़ उठानी हो ज़मीन से, तो जिस तरह से उठाते हैं उसमें कई मरतबा बड़ा झुक के कमर में ऐसे गुलाई में आ जाती है, जिससे जब वो चीज़ें उठाते हैं तो उनकी कमर में दर्द निकल जाता है। तो हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि कोई भी चीज़ ज़मीन से उठाते वक्त कमर को ऐसी उसकी ना बना दें, पोस्चर ना बना दें जिससे हमारा कुछ कमर में दर्द निकल जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ा सही पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे एकदम उठाते हैं, किसी बच्चे को उठा लिया, कभी किसी कोई बाल्टी है या कोई चीज़ देगचा है, ख़वातीन ख़ास तौर पे, तो प्रॉपर एक पोस्चर को टेन किए हुए ख़ास पोस्चर बनाए बगैर सीधा उठाने की कोशिश, जिससे आम तौर पे कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है, खास लंबर स्पाइन जिसको कहते हैं, वहाँ अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, थोड़ा सा खिंचाव, इससे पट्टे खिंचाव में आते हैं, और जिसको बहुत दर्द, पेनफुल एक कंडीशन है जिसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उनकी मोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और उस तरह उनकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा के काम वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो पूरे हमें ऐसे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे चीज़ ज़मीन से उठानी, उसको क्या ट्रेन करना चाहिए, और जो है कि अगर हमें किसी चीज़ को पुश करना है उसको कैसे उठाना है, क्या वज़न उठाने की हमें डॉक्टर ने इजाज़त दी भी है कि नहीं दी, जी, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक और सवाल मैं पूछ लूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जैसे हम मोटापे की बात कर रहे हैं, क्या मोटापे से जो है वो आपके जैसे हमने बात की कि सवाल असल में भूल गई, मैंने पूछना क्या था। अच्छा चलिए, आप सोच लें, ज़हन में था फिर वो एकदम से आप निकल सोच गया। लें और नोट भी ले सकते हैं। मोटापा जो देखें ना, बेसिकली ये सारी जो बीमारियों की माँ है। देखिए, इससे सारी बीमारी इसी से जन्म लेते हैं। देखिए, ये अंदाज़ा लगाया कि अमेरिका की जो 1/3 पॉपुलेशन मोटापे का शिकार है, 1/3 हर तीसरा बंदा मोटापे का शिकार है। तो बेसिकली मोटापा क्या है कि इससे आपको आपकी एक तो वैसे भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। आप मोटे हैं तो आप चलते हैं, लोग बात करते हैं, बनाते हैं, एक बंदा जो नॉर्मल वेट का उससे मुकाबले में थोड़ा सा आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, सेल्फ एस्टीम ख़त्म होता है। दूसरा डायबिटीज़ का ख़तरा है, ब्लड प्रेशर का ख़तरा है, हार्ट डिजीज़ का ख़तरा है, लिपिड्स इनके ज़्यादा होते हैं, आर्थराइटिस का ख़तरा है। यानी यही वज़न जो अगर आपको जो अल्लाह ताला ने जो घुटने दिए हैं वो 72 किलो के लिए, 70 किलो के लिए आप 90 किलो या 100 किलो पे चले जाएंगे तो वो तो उस पर असर पड़ेगा। कमर दर्द का शिकार होते हैं, कैंसर ज़्यादा है जो मोटापे का शिकार, उन लोगों के अंदर कैंसर की जो शरह आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है जी। तो ये हमें इसलिए मोटापा जो है ये मेरे ख्याल से इस पे ख़ास तौर पे इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर पेशेंट से पूछता हूँ, तो एक पेशेंट से मैंने पूछा तो ज़राहे तफन्नुन जिसको कहते हैं, मैंने पूछा कि वज़न कितना है, कहते जी एक मर्द का तो वज़न 100 किलो तो होना ही चाहिए ना। तो वो जो वज़न का जो ज़्यादा होना यहाँ एक अच्छी सेहत की निशानी समझे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमारा नॉर्मल वज़न कितना है। डॉक्टर साहब, सवाल मुझे याद आ गया मेरा, वो क्वेश्चन ये था कि जैसे अक्सर लोगों के हम देखते हैं पाँव सूजे रहते हैं और वो मोटापा भी उन्हें होता है, तो क्या ये जो पाँव सूजे रहना इसका मतलब ये कि उनके मोटापे से उनके पाँव के ऊपर भी कोई, उस पर भी नर्व्स पे भी कोई इफेक्ट जा रहा है? देखिए, जो पाँव की सूजन है बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ वाटर है। ये कैसे हो सकता है, अगर आप पाँव सारा दिन लटका के बैठते हैं तो आपका जो वेनस रिटर्न है, मतलब एक बंदा बैठा रहता है, नॉर्मली हम जब चलते हैं तो हमारे ये जो काफ मसल हैं इसको हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, तो यहाँ बहुत सारी डेंस वेन्स होती हैं। जब हम चलते हैं तो ये वेन्स ये मसल एक पंप का काम करता है और जो ब्लड को
ऊपर की तरफ पंप करता है, दिल की तरफ। हम बैठे रहते हैं तो ये पंप तो बिल्कुल खामोश, ये मोटर खामोश, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, तो पानी नीचे कलेक्ट होना शुरू होता है। एक तो जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या ज़्यादा लंबा ट्रैवल करें, ज़्यादा लंबी फ्लाइट पर चले जाएँ तो पाँव सूज जाते हैं। दूसरा बीमारी की वजह से, मतलब अगर किसी के गुर्दों पे कोई असर है, हार्ट पे कोई असर है या लिवर पे कोई असर है, उसमें भी ये एडीमा हो सकता है। और कुछ लोगों के अंदर वैसे जो ख़वातीन किचन में इतने लंबे आवर्स के लिए खड़ी रहती हैं, उनके भी पाँव एंड ऑफ द डे पे वो सूज जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ पाँव में ही ये सोजन या वर्म आ जाता है, या गुर्दों की अगर बीमारी हो तो कोई अगर लेटा हो तो उसके और भी बॉडी पार्ट्स पे आ सकता है? जैसे और ये आंखों के इर्द गिर्द भी, जिसको पेरी ऑर्बिटल पफिनेस है, ख़ासतौर पे अगर हमारे किडनी प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहे हैं किडनी के इन्वॉल्व होने की वजह से, तो उसमें हमें पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, यानी आंखों के गिर्द जो पफिनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ये किडनी बीमारी। लेकिन ये एडवांस स्टेज पे इतने यानी गुर्दे ख़राब है तो आपको दूर से कहीं ना कहीं पहचाना आ जाता है। तो उसमें लेकिन और भी सारे कुछ अलामात होती हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन जिसम टांगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट पार्ट है तो ये नीचे की तरफ होता है, इसलिए पहले यहाँ से शुरू होता है मामला। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम अगले केस की तरफ चलें। इससे और अगर कोई सवाल नहीं, अभी इसमें फिलहाल अगला केस डॉक्टर साहब जो है वो ये है कि अंग्रेज़ी में इन्होंने अख्तर हमीद साहब हैं फैसलाबाद से, कहते हैं कि मैं रेगुलर व्यूअर हूँ आपके प्रोग्राम का, 45 इयर्स ऑफ एज है, ही इज़ डायबिटिक फॉर लास्ट 9 years, हिज शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट ट्रिमेंडसली, आई एम ऑन ओरल मेडिकेशंस, ये दवा जो है वो गोलियां वगैरह खाते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर यूजिंग इंसुलिन, कुछ इनके दोस्त जो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आई थिंक आई शुड नॉट टेक इट एज इट डैमेजेस किडनीज। इनका ये ख्याल है कि इनको इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। एंड हिज लास्ट HbA1c वॉज 8.8%। इन्होंने जो अपना लास्ट HbA1c का टेस्ट, शुगर का मजमूई टेस्ट कराया था, वो 8.8% था। ये आपसे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट ए गुड मेडिसिन बट टेल मी आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन एंड नो इंसुलिन, प्लीज़ डोंट सजेस्ट मी इंसुलिन, ये बता रहे हैं और आपसे चाहते हैं। ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है जो हमें डेली प्रैक्टिस में देखना पड़ता है कि हम पेशेंट को इंसुलिन सजेस्ट करते हैं तो पेशेंट हमारे रिफ्यूज़ करते हैं। उनके अंदर एक हेजिटेंसी होती है, उनके अंदर एक कुछ बैकग्राउंड मिथ्स होती हैं जो उनको वो कह रहे होते हैं कि इससे हम ये इंसुलिन ना लें, क्योंकि उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को, अजीज़ को, माँ को, बाप को, ऐसी कंडीशंस में देखा होता है कि उनको इंसुलिन उस स्टेज पे शुरू की गई जब उनके किडनीज़ ख़राब हो चुके होते, तो वो इस चीज़ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, शायद ये इंसुलिन के इस्तेमाल करने से इनको ये प्रॉब्लम हो गई। हालांकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंसुलिन को आप दवा ना समझें। सबसे पहले कि इंसुलिन एक दवाई नहीं है, ये एक हार्मोन है जो नॉर्मल जैसे दूसरे हार्मोन्स हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं, ये हार्मोन्स उसी तरह के एक हार्मोन है। ये दवाई नहीं है, इसकी कोई डोज नहीं है, जितनी आपको चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर तो मैं ये कहता हूँ अगर किडनी डैमेज ये वाली इंसुलिन करते तो जो हम इंसुलिन यूज़ करते हैं ये बिल्कुल उसी इंसानी इंसुलिन की कॉपी है जो साइंस की जो तरक्की की वजह से उसको लैब में बना लिया गया है, तो उसी की डिटो कॉपी है जो हम यूज़ करते हैं। अगर हमारी अंदरूनी इंसुलिन हमें हमारे किडनी डैमेज नहीं कर रही तो बैरूनी इंसुलिन कैसे किडनी डैमेज कर सकती है? तो ये मिथ ज़हन से क्लियर करनी चाहिए। ठीक है। और इनका और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि हमें कोई अच्छी दवाई दे दें। एक मेरा सवाल उनसे ये होता है, थोड़ा सा मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपको पता है, मैं कहूँ कि कल को मैं अमेरिका से ऐसी गोलियाँ मंगवा रहा हूँ जो इंसुलिन की बनी हुई हैं, जिससे आपकी इंसुलिन की गोलियाँ हैं या कैप्सूल आ गए हैं, तो आप लेंगे? हाँ हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल मंगवाएं, फौरी तौर पर हम तो लेंगे। यानी दिल से वो ये चीज़ को जानते हैं कि इंसुलिन एक बेहतर इलाज है, लेकिन उसमें जो फोबिया है वो एसोसिएटेड नीडल के साथ है, पेन के साथ है, प्रिक के साथ है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको ओवरकम किया गया है, क्योंकि आजकल जो गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो पेन इंजेक्शन हैं, वो ऐसे पेन लेस किस्म के इंजेक्शन हैं जिसमें दर्द वगैरह का एलिमेंट नहीं है। बहरहाल जैसे ये फरमा रहे हैं कि इनके शुगर लेवल बहुत डिस्टर्ब रहता है, ओरल ले रहे हैं। देखिए, और एक और जो मिथ, इसमें दो मिथ्स उन्होंने एक्सप्लेन की है। वो समझते कि हम इंसुलिन इसलिए लेंगे कि शायद ये गोलियां हमारे किडनी डैमेज कर देंगी या कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि शायद ये जो गोलियां हैं ये हमारे
हमारे साइड इफ़ेक्ट्स करेंगी, तो इसलिए हम इंसुलिन पे चलेंगे। हालांकि ये जो गोलियां हैं इसमें से ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। सिंपल हर पेशेंट को ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप पे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो असल तो डायबिटीज़ से किडनी भी ख़राब हो रहे होते हैं, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, आंखों पे भी इफेक्ट आ रहा होता है, दिल पे भी आ रहा होता है, नर्व्स पे आ रहा होता है। हम उसको तो बरीजुमा करते हैं कि डायबिटीज़ ने कुछ नहीं किया, गोलियों ने किया। लेकिन दरअसल हकीकत ये होती है कि गोलियों ने इस शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया। अगर वो कंट्रोल करते तो डायबिटीज़ वर्स ना होती, तो वो जो है वो हम उसका कंट्रोल अच्छा होता है। तो गोलियों की जो A1C रिडक्शन, जिसको HbA1c रिडक्शन, उसकी ख़ास लिमिट है। बहुत अच्छी दवा हो तो वो ज़्यादा था आपका 2% A1C नीचे लेके आ सकती हैं। लेकिन इसके बरक्स जो इंसुलिन है वो कोई भी A1C अगर आपका 14-15 भी है उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकती है। तो उसकी A1C या शुगर कम करने की कैपेसिटी इंसुलिन की बेइंतहा है। तो वो लोग कितनी कर सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। तो वो कोई भी स्काई हाई जो शुगर लेवल है उसको भी नीचे की तरफ ले आ सकते, बशर्ते कि उसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। मेरा ख्याल है उन्होंने ये फरमाइश तो ज़रूर की है कि नो इंसुलिन प्लीज़, लेकिन ये कुछ मिथ्स हैं, ये गुजारिशात हैं, इस पर भी गौर करें कि इंसुलिन बहरहाल बेहतर इलाज है। इंसुलिन इज़ द ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट की एक बहुत अच्छी शक्ल है। और फिर एक और क्वेश्चन होता है जी, क्या हम इंसुलिन कुछ देर बाद हम महीना लगा दें फिर हम छोड़ देंगे? तो फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि क्या मुझे बताएं कि हम कल को हम गोलियाँ इस्तेमाल करें तो हम 6 महीने बाद छोड़ देंगे कि हमारी शुगर कंट्रोल होगी? तो नहीं, इंसुलिन भर एक तरीका इलाज है, तो एक बेहतर तरीका इलाज है, तो हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए कि ना कि हम अगर एक। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो हम भूल जाते हैं, डॉक्टर भी भूल जाते हैं, पेशेंट भूल जाते हैं, डायबिटीज़ इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। यानी ये जो डिज़ीज़ आज है 3 साल बाद इसकी शेप और होगी, और 4 साल बाद कुछ और होगी, 5 साल बाद कुछ और होगी, 6 साल बाद कुछ और होगी, 10 साल बाद कुछ और होगी। तो अच्छा पेशेंट वही है, अच्छा डॉक्टर वही है जो इसकी चेंजिंग फेसेस के साथ आपको उसके ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करता चला जाता है। तो जब आप इसके साथ साथ पैरेलल चलते हैं, इसके हम कदम ब कदम इसके साथ चलते हैं, तो फिर ये अच्छे कंट्रोल में रहेगी। ये नहीं कि आप आज जो गोलियाँ शुरू की और आप 6-7 साल बाद 10 साल बाद डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ये असर नहीं कर रही। तो बेसिकली हमने उस लैग बिहाइंड हो गए, उससे पीछे रह गए, उस दौड़ में पीछे रह गए जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अक्सर 45 साल इनकी उम्र बता रहे हैं और 9 साल से शुगर है। तो ऑलमोस्ट इनके देखें, इनके हम इसको मिडिल एज में कहेंगे, खुदा ना खास्ता इनको अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो देन ही हैज़ टू लिव विद दैट कॉम्प्लिकेशन। तो अब जो हमारी अटमोस्ट एफर्ट शुड बी कि इनको हम हर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करें इनके अंदर, ख़ास तौर पे क्योंकि यंगर एज के अंदर हम थोड़ा सा कंट्रोल भी टाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अंदर जो पहले दिन से ही कोई किसी प्रॉब्लम में वो ना जा सकें। देखिए डायबिटीज़ पे हम थोड़ा सा फोकस क्यों कम होता है, ये मैं कितनी बार सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ क्योंकि ये एक्यूट डिजीज़ नहीं है, एक्यूटली प्रेजेंट नहीं, ये क्रॉनिक है। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो स्लो आपको अंदर से डैमेज कर रही होती है, लेकिन उस डैमेज का हमें एहसास नहीं हो रहा होता, ना आपको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होती है जो डैमेज, जो कतरा जो वो दरिया बन जाता है, उस वक्त हमें तकलीफ़ का एहसास होता है इसने क्या कर दिया। तो हम उस कतरे का जो लीकेज है, जो कतरा डैमेज करे, उस डैमेज को रोकना है कतरे। डॉक्टर मुझे आपकी इस बात से ना एक वो छोटा सा वाक़या याद आ गया, वो जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड जो आप बात कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करती है। एक मेंढक था, उसको उन्होंने एक ऐसी किसी बोल में डाल दिया और उसके नीचे आंच, हल्की सी धीमी आंच जला दी। तो वो उसने कहा ल्यूक वार्म सा वाटर है, कोई नहीं ऐसी बात। तो वो जंप आउट नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंच बढ़ाते गए, उसको गर्म करते गए। वो तब भी नहीं जंप किया, उसकी टॉलरेंस बढ़ती गई, टॉलरेंस टू पेन, टॉलरेंस टू दैट हीट, हत्ता कि वो उसमें जल के बिल्कुल जो है ना खाक हो गया। तो वो इट डिड नॉट जंप आउट। तो एट टाइम्स ये जो आप फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें एक्यूटली या फौरी तौर पे एकदम इतनी तकलीफ़ नहीं देती कि हम भाग के डॉक्टर के पास जाएं, तो हम उनसे अब टॉलरेंस या हम उनके आदी हो जाते हैं, बिल्कुल, और वो हमें बड़ा नुकसान दे रही होती है। और ये जो आपने फरमाया है कि इनको 9 साल से है और अब इनकी गोलियां काम नहीं कर रही, तो शायद ये वही वजह है कि ये वो आहिस्ता आहिस्ता उस फेज़ में
चले गए हैं जहाँ पे अब इंसुलिन की ज़रूरत है, और 8.8% जो है इनकी A1C जो है काफ़ी ख़राब है, ये भी ख़राब है जी। तो इनको फौरी तौर पे अगर मेरा मशवरा तो यही है कि देखें, अगर तो अपने इर्द गिर्द सुनी सुनाई बातों पे जाएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, मिर्च सुनेंगे, बजाय अच्छे किसी फिजिशियन के पास या अपने खुद अच्छा नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज अगर हासिल करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेट जवाब ये होगा कि इनको इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो कि इंसुलिन से मेडिकेशन के ऊपर भी पेशेंट को ले आते हैं, वो किन केसेस में होता है? देखिए, अगर तो कुछ लोगों में इंसुलिन की आपको शायद उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक ओबीस लोग हैं जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपका जो प्राइमरी फोकस उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी वेट रिडक्शन, क्योंकि वेट रिडक्शन जितना आप करते जाओगे, लाइफस्टाइल के अंदर ले आओगे, तो इन लोगों को, क्योंकि इंसुलिन का एक ज़ाहिर साइड इफेक्ट वेट गेन भी है, ठीक है, तो आप उनके अंदर फर्दर वेट इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जिनका हम समझते हैं ये लाइफस्टाइल से एनर्जेटिक हैं, एजुकेटेड हैं और अपने लेवल को बड़ा एग्रेसिवली कंट्रोल कर सकते हैं, वज़न को मैनेज कर सकते हैं, तो उन लोगों में हम इंसुलिन तो अव्वल तो हम शुरू ही नहीं करेंगे तो उनको उसी पे रखने की कोशिश। लेकिन फिर मैंने कहा प्रोग्रेसिव कि ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, देयर लाइफ स्पैन, उनको किसी न किसी मरहले पे इंसुलिन की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो अच्छा पेशेंट वही होगा जो इस पेस के साथ साथ चलेगा, अपने डॉक्टर से इन टच रहेगा, फॉलोअप में अच्छा होगा, तो फिर वो उसका इंसुलिन का फैसला किया जाए। लेकिन ये कि इंसुलिन कोई कर्स नहीं है, यानी हम कर्स समझते हैं कि ये मुझे सज़ा मिली है किसी चीज़ की, मैंने ये किया था तो मुझे ऐसी इंसुलिन लग गई, ये सज़ा नहीं है। तो ये तो आपको अच्छा इलाज है। देखिए 1921 या 22 से पहले जो डायबिटीज़ जो टाइप 1 थे ख़ास तौर पे, उनका कोई इलाज नहीं था। वो 6-7 में उनका लाइफ स्पैन था और वो उनकी वो डेथ हो चले जाते। ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो इससे बहुत एक जो है इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा। जिन लोगों ने इसको दरियाफ्त किया तो उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। डॉक्टर साहब एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सर, डायबिटिक न्यूरो के बारे में मैंने बात करनी थी। डायबिटिक न्यूरो के बारे में बात करनी है, कौन सा बात कर रहे हैं? अजमत अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। अजमत अब्बास साहब, थोड़ा सा और बताएं कि आप डायबिटिक न्यूरो क्या समझते हैं, क्या चीज़ है वो? सर बेसिकली तो मेरे वालिद साहब कुछ डायबिटीज है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर जिसके पास लेके गए हैं उसने ये बताया कि उनके पाँव जो है ना सर, उनमें इस टाइम कह लें कि हरकत नहीं है। अच्छा जी। वो चलते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता कि उनके पाँव जो हैं उनमें कुछ है भी, जान वगैरह या नहीं है। हिस्स नहीं है, हरकत तो है, हिस्स नहीं है। बिल्कुल हिस्स नहीं है। तो सर इसे कैसे क्योर किया जा सकता है? उनकी इंसुलिन चल रही है, साथ मेडिसिन चल रही है, ठीक हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही, वो डे बाय डे जो है ना वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। अच्छा, ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जो शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, कितने साल से है उनको शुगर? ये फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स के करीब है। लास्ट 5 ईयर। और क्या रहती है उनकी शुगर अमूमी तौर पे? सर उनकी जो शुगर अमूमी तौर पे है वो नॉर्मल जो है, मैं कम से कम पिछले कोई 3-1 माह से चेक कर रहा हूँ जी, तो ये 180 तक जो है ना। ग्लूकोमीटर पे? जी ग्लूकोमीटर। फास्टिंग 180 रहती है या रैंडम 180 रहती है? नहीं रैंडम सर। रैंडम A1C हुआ है। और इनका A1C चेक कराया आपने? HbA1c सर एक दफा चेक करवाया था। कब? सर कम से कम कोई 6 मंथ बिफोर। क्या था? वो नॉर्मल था। नॉर्मल से क्या मुराद है? अब एग्जैक्टली दरअसल नहीं। सामने से रिपोर्ट। अच्छा अजमत, आपके फ़ोन करने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन जो हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो आपको अब बताते हैं। आपका जो उन्होंने बात है वो सारी तवज्जो से सुनी है, तो अब आपको हमारे फेसबुक पेज पे हम बताते हैं, आप सुनिए। आपके फ़ोन करने का बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। डॉक्टर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। लेकिन ये देखें जी कि जो डायबिटिक न्यूरोपैथी, इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। सबसे, और कुछ लोगों को जिस दिन डायग्नोसिस होता है उस दिन हुई होती है। अच्छा। और इसमें से जो अक्सर 25% में पेनफुल न्यूरोपैथी होती है। अच्छा। यानी अगर 100 बंदे हैं तो 25 को इतनी पेनफुल होती है कि उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, उनकी लाइफ पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है।
लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म होती है जिसमें हम जो डी समझे कि पेशेंट की सेंसेशन लॉस होना शुरू हो जाती है। और एक उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसेशन जिसको हम कहते हैं पोजीशन सेंस। पोजीशन सेंस ये होती है कि हम इस वक्त हम बैठे हैं तो हमें हमारा दिमाग इस चीज़ को जानता है, जहन जानता है कि हमारा घुटना कहाँ पे, हमारा पाँव कहाँ पे, हमारा हाथ कहाँ पे। तो ये पोजीशन हमारे जॉइंट्स कंटिन्यूसली एक इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं ब्रेन को, और जो हमें ब्रेन इन्फॉर्म करता जा रहा है, हमारे सेंटर को कंट्रोल करता है। और अगर वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाले सेंसर्स जो हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यानी उनसे राब्ता टूट गया दिमाग का, तो हमारा पाँव इधर पड़े उधर पड़े, घड़े में जाए, किसी जगह लगे, हमें उसका इल्म नहीं है। मोचा सकती है, चोट लग सकती है। हमारी जो गेट है चलने की, देखिए हम जब जो चलेंगे तो हमारी जो गेट है वो भी इफेक्ट कर, लड़खड़ा के चलेंगे, गिर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा पाँव कहाँ ज़मीन पे लगा भी है कि नहीं लगा। तो एक एडवांस फॉर्म है। तो लगता है ऐसे कि इनकी डायबिटीज़ पुरानी तो है, और मेरा ख्याल उनका A1C नॉर्मल शायद उनको याद नहीं है, मेरा ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि वो डिस्टर्ब है और अभी भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 6 महीने से है। तो इनका कंट्रोल सबसे पहले बेहतर करें। कुछ फिजियोथेरेपीज़ हैं, फुट केयर की जो है हम किसी दिन बात करेंगे, पर फुट केयर इनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इनको कोई ज़ख्म भी लगे, कोई कंकर लग जाए, कोई शीशा लग जाए, कोई चोट आ जाए, तो उससे वो ज़ख़म बिगड़ सकता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि इनके पाँव का रोज़ाना मुआयना किया जाए, इनके पाँव को नीम गर्म पानी से धोया जाए और किसी अच्छे मॉइस्चराइजिंग साबुन से धोया जाए, फिर उसके बाद उसको खुश्क करके उस पर लोशन वगैरह लगा के उसको सॉफ्ट कर दिया जाए, और इसकी ऐसे केयर किया जैसे बंदा चेहरे की केयर करता है। तो और नंगे पाँव ना फिरा जाए, और अच्छे कंफर्टेबल शूज़ दिए जाए, नए शूज़ या टाइट शूज़ वो जो है वो ना पहनाए जाएँ, टाइट शूज़ तो बिल्कुल ना पहनाए जाएँ। और अब आगे हीटर का मौसम है तो हीटर से ये दूर बैठें, कम से कम 10-12 फुट। ये लोग हीटर के आगे बैठ जाते हैं, गर्म सर्दी होती है तो उनके ब्लिस्टर बन जाते, छाले बन जाते, उनको पता ही नहीं होता, शाम को चेक करते छाले बने होते हैं। कई दफ़ा सो रहे होते हैं, उनको चूटियाँ काट जाती हैं पाँव पे और वो ज़ख़म कर जाती हैं, वो भी पता नहीं चलता। तो फुट केयर बहुत है, इसमें हम पैलिएटिव केयर कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी अलामात को फ़र्क पड़ सकता है अगर ये इनका शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने काफ़ी तफसील से बता दिया डायबिटिक न्यूरोपैथी के मुतालिक। और डॉक्टर साहब एक और केस स्टडी, तो क्वेश्चन देने को तो सर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है पिछले वीक से, पिछले वीक से जो कुछ आए थे ना क्वेश्चन, वो है मारियान फातिमा, ये नाम लिखा हुआ है मारियान फातिमा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। This is about depression in diabetics. That is seen most frequently. How it should be managed? She is diabetic type 1 for last 22 years, and she's worried because she has fluctuating depressive moods, and also she takes anxiolytics. But now that is not working properly. डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि डिप्रेशन भी है इनको, और इनके मूड भी ऊपर नीचे जाते हैं, और इनको टाइप 1 डायबिटीज़ भी है गुज़श्ता 22 साल से, और उसके लिए ये अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करती हैं कि इनको एंग्जाइटी ना हो, और ये सब कुछ जो है ना गड़बड़ हो गया और कुछ काम नहीं हो रहा सही। जो डायबिटिक के अंदर जो डिप्रेशन है ये बहुत कॉमन कंडीशन है। ये अंदाज़ा लगाया गया कि डायबिटिक के अंदर 50% डायबिटिक हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं जी। तो उनको कुछ हम जब इंक्वायरी करते हैं तो जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी इसको तो कोई टेंशन नहीं है, हमारी तरफ से घर में भी बिल्कुल ठीक है, कोई और चीज़ नहीं है, ये पता नहीं किस बात की टेंशन लेती हैं या क्या चीज़ है, या जिसको डिप्रेशन का नाम लेते हैं, कुछ एंग्जाइटी का नाम लेते हैं। इकरा इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती हैं। लेकिन ये है कि डिप्रेशन इज़ देयर डेफिनेटली। एक बंदा 21 साल 22 साल से टाइप 1 डायबिटिक है, इंसुलिन 3 से 4 दफ़ा इंजेक्शन लगाता है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ातून हैं, और इसके साथ एक हमारे जैसे बताया कि इंसुलिन को लगाना बताते खुद एक स्टिग्मा समझा जाता है, सोशल प्रेशर्स हैं, घर से प्रेशर्स है, इंसुलिन की प्राइस का है, इश्यूज़ हैं, और बाकी इसके जो अखराजात हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, तो ये मल्टीपल चीज़ें कंट्रीब्यूट भी करती हैं। और एक जो एंडोजेनस डिप्रेशन है वो तो अंदर है, ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। कोई भी साइकेट्रिक इलनेस आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि
कि जो उसके दो हिस्से हैं, एक तो जो साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको उसकी दवा तजवीज़ करता है, जिसमें एंटी डिप्रेशन भी हो सकते हैं, एंग्जोलिटिक भी हो सकता है, और लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रिज है जो वो साइकोलॉजिस्ट बिल्ड करता है, यानी उसकी जो इलाज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस इलाज उससे जो नफ्सियाती रवैये जन्म ले रहे हैं उस डिप्रेशन की वजह से, उनका सलूशन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए वो एक साइकोलॉजिस्ट तजवीज़ कर सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये अद्वियात तो ले रहे हैं अपने साइकेट्रिस्ट से, लेकिन इनको काउंसलिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, तो इसलिए मेरे ख्याल से क्योंकि इससे एक थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे हम एडिक्शन की, OCD की और डिप्रेशन या बाकी हम उसमें बात करें तो जहाँ पे 49% मेडिकेशन का रोल होता है तो वहीं पे 51% काउंसलिंग का भी रोल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट की भी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे उनके लाइफस्टाइल के हवाले से या उनके अंदर कोई ग्रीफ है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, या उनकी थॉट्स को किस तरह से ऑल्टर किया जाए, क्रेविंग्स को कैसे मैनेज किया जाए मीठे की। फिर उसके अलावा अगर कोई और उनके जो है वो हिडन हैं कोई ना कोई ऐसी बातें जो वो नहीं किसी के साथ शेयर कर पा रहे हैं, तो अपने काउंसलर्स के साथ, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका वो जो मसला है वो ठीक हो सके। और अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो स्ट्रेस से भी फिर जो है आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी, तो इन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये भी बात है डॉक्टर इम्तियाज़ और मिसिक्रा कि कई दफ़ा हम लोग समझते हैं कि मदद अवेलेबल ही नहीं है, या हम किसी से डिस्कस ही ना करें, हम पी जाएं, हम खुद ही सह लें, उससे भी तो मामलात और ख़राब होते हैं। वी मस्ट सीक हेल्प। बिल्कुल, वो लोग समझ शायद इसका इलाज नहीं, मुझे इसी के साथ ज़िंदा रहना है, तो लेकिन हालांकि इससे अच्छी काउंसलिंग सर्विसेज मौजूद हैं, हमारे डायबिटिक इंस्टीट्यूट के अंदर सर्विसेज मौजूद हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। वो आना चाहे तो यहाँ उनको फैसिलिटी अवेलेबल है, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसिक्रा, ये और भी सवाल हैं फ्रॉम लास्ट वीक, मैं पूछ लेती हूँ कि अच्छा, सायरा इसने पूछनी है, डॉक्टर रिकमेंडेड 100 IU/ml insulin to my father, but now my father takes 70/30 insulin. Is it right? ये दो चीज़ें मिक्स नहीं होगी? नहीं, वो बेसिकली 70/30 जो इंसुलिन की कंसंट्रेशन है कि उसके अंदर जो मिक्सचर बनाया गया है उसका 30% शॉर्ट एक्टिंग है, 70% लॉन्ग एक्टिंग। ये इंसुलिन के मिक्सचर का नाम है 70/30। जो कंसंट्रेशन 100 U/ml, इसका मतलब उसके 1 ml के 1 cc के अंदर 100 यूनिट्स हैं। अच्छा। यानी जो इंसुलिन की एक सिरिंज है वो 1 ml की होती है, तो उसके अंदर 100 यूनिट्स बने होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। 100 यूनिट/ml का मतलब है कि इस शीशी के अंदर एक जो इंसुलिन है उसके अंदर 1 cc के अंदर 100 यूनिट है, लेकिन जो इंसुलिन की अपनी जो मिक्सचर है जो वो बना है वो 30% शॉर्ट एक्टिंग है, 70% लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, यानी एक तरफ 70-30 का मतलब है उसका तनासुब क्या है। और ये डॉक्टर साहब, ये जो 100 इंटरनेशनल यूनिट्स की बात हो रही है, ये तो अब पूरी दुनिया में 100 इंटरनेशनल यूनिट्स ही होते हैं ना, अब तो इससे फर्क इससे नहीं होता है, अब कोई फर्क नहीं होता, यही होते हैं। जी बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन है जो कैसर साहब ने पूछा है, अगर आप इजाजत दें, मैं माजरत चाहता हूं, एक कॉल है, अगर हम ले लें फिर आप प्लीज कंटिन्यू कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं आरिफ वाला से आबिद बात कर रहा हूँ। आरिफ वाला से आबिद साहब, तुसी मौसम लंघ गया, खरबूजे नहीं खुआए, तुसी बस कॉल ही करते रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने पिछले हफ्ते कॉल करनी, आपका नंबर ही बात था, बताना था। नंबर ते बंद सी आप करता सी ना, सी क्या फिर उन सर्दियाँ आ गई ने। आपका बहुत हम खैर मकदम करते हैं। आप डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के पेशेंट हैं और आप हमें हमेशा कॉल करते हैं। आबिद साहब जी कहिए प्लीज। अच्छा, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था। डॉक्टर साहब ने पिछले 2-3 प्रोग्रामों में ये फरमाया है बीटा सेल 50% काम करता है शुगर वाले पेशेंट में। ये अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि असल में उन्होंने क्या कहा है। मैं आपको बताता हूँ, यानी कि 50% 2 से 3% हर साल बीटा सेल नीचे की तरफ आता है जी, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं। मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब ये जो 50% बीटा सेल रह जाता है कि इधर टिक नहीं सकता ये, यानी कि मजीद गिरावट से हम बच सकें, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक हो गया आबिद साहब, जो इसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है आबिद साहब, आपका ये सवाल हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2 बातें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक तो इन्होंने ये इंटरप्रेट किया आपकी बात से कि जो है ना, ये जो बीटा सेल है वो 50%
जो है तक नीचे आ गया इंसुलिन निकालने में, तो ये यहीं पर टिका रहे, इससे कम ना हो। और आप ये भी फरमाइएगा कि जितने बीटा सेल्स मौजूद होते हैं लबलबे में, उनकी जो काउंट होता है उसमें कमी भी आ जाती है, या जो लबलबे का जो बीटा सेल जो मिकदार निकाल रहा है उसमें भी कमी आ जाती है? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन उनका, क्योंकि पेशेंट हमारे काफ़ी इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं तो टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसमें जो है कि जो मेरी बात ये थी कि 50%, देखिए जब डायबिटीज़ ज़ाहिर तब होती है जब 50% फंक्शनल कैपेसिटी, यानी जिसको हम इस्तात कारकर्दगी जिसको कह सकते हैं, किसी के काम करने की जो कैपेसिटी है वो 50% पे ड्रॉप होती है। फॉर एग्जांपल कोई मशीन अगर अपना 100% काम करती है, उसकी कैपेसिटी 50% रह जाती है, तो उसकी हम कहते हैं उसकी इस्ताद कार में कमी आई है। तो बेसिकली फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ बीटा सेल जो इंसुलिन जब बना रहे हैं वो 50% कैपेसिटी जब कम होती है उसकी इंसुलिन बनाने की 50% बीटा सेल की, तो इंसुलिन जो डायबिटीज़ ज़ाहिर होती है। होता है जो प्री डायबिटिक है उनके अंदर 60% भी हो, 70% भी हो, काम कर रहा होता है, बस किसी तरह चल रहा होता है। लेकिन जो ही 50% के करीब उसकी कैपेसिटी है तब डायबिटीज़ ज़ाहिर हो जाती है, तो फिर भी इसमें गिरावट आती जाती है वक्त के साथ साथ। इस गिरावट को रोका नहीं जा सकता, जैसे हम अपनी एज को नहीं रोक सकते। हम कहते जी हम ये नहीं होता हम 24 साल के रहें, ठीक है, तो हम जो मर्ज़ी कर लें, हमने बूढ़ा होना है, उसके बाद सारी चीज़ें उसके साथ एज के साथ है। तो जैसे मैंने और एक और भी बात प्रोग्राम में भी मैंने इसी प्रोग्राम में बात की कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसमें प्रोग्रेसिव डिक्लाइन है आपके बीटा सेल फंक्शन में। अच्छा, कुछ अद्वियात हैं जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सल्फोनाइल यूरिया जो है अद्वियात जो इस्तेमाल करते हैं, उससे वो बीटा सेल को स्क्वीज़ करते हैं, उससे इंसुलिन बनवाते हैं, वो बीटा सेल को जल्दी एग्जॉस्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं तो उससे ये गिरावट कदरे कम होती है। और अगर हम बहुत जल्दी इंसुलिन पे आ जाते हैं तो जो बीटा सेल हमारे वो रेस्ट पे चले जाते हैं, यानी उनकी वो उनकी जो गिरावट की जो शरह है, वो स्पीड है, वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक बाहर से इंसुलिन उनको दे रहे हैं, तो उनकी जो अपनी तो ये तरीका हाँ है, तो ये दबाव है उस पर वो कम किया जा सकता है। तो दैट्स वाई कि द पीपल आर रिकमेंडिंग द अर्ली इंसुलिनाइजेशन ऑफ द पेशेंट्स, कि आप जब दो और जल्दी कंट्रोल उसको किया। जैसे अब कुछ अद्वियात ऐसी जैसे GLP-1 एगोनिस्ट जैसे आजकल है, और एक अद्वियात हैं जिससे वेट भी कम होता है, उसके इस्तेमाल से भी ये बीटा सेल की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतर भी होती है। तो मेरे ख्याल से इसको किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफस्टाइल, वेट को कम रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने बीटा सेल पे लोड कम डालें। एक कमज़ोर घोड़े पे लोड कम डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और वो काम भी करेगा, उसकी कारकर्दगी मुतासिर है। अगर उस पर ही लोड सारा डाल देंगे तो वो जवाब दे जाएंगे। The last straw that breaks camel's back। डॉक्टर साहब, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो गोलियां हैं ओरल मेडिसिन्स, ये तकरीबन 2% तक कम कर सकती हैं। आपने कुछ ऐसी 2 से 3% इनका एनुअल जो है ना HbA1c 2% तक गोलियां कर सकती हैं, HbA1c। मुझे ये फरमाइएगा कि वॉक, एक्सरसाइज और दवा, ये जो है हम जो खाते हैं खाना, वो अगर सोच समझ के खाएं तो ये भी कोई HbA1c को कम करने में बिल्कुल बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए ये सारी चीज़ें ना, इसको हम कहते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि अगर आप एक मेटफॉर्मिन ले रहे हैं या एक ही दवाई ले रहे हैं, आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं वो अपना A1c को कम करेगी, डाइट कंट्रोल की वो भी A1c को कम करे, एक्सरसाइज करें वो भी A1c, और कुछ ऐसी अद्वियात जो दूसरी जिसको सपोर्ट करती हैं, यानी ये 1-1-2 नहीं है, 1-1-11 है, ठीक है। तो ये सिनर्जी जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ये जब एक्शन होता है तो इनका जो एक्शन बड़ा प्रोफाउंड होता है, बड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, तो उसकी वजह से A1c ज़्यादा बेहतर तौर पे होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यूज़ करें तो डॉक्टर साहब आपने फरमाया था कि अगर इंसुलिन लें तो ये काफ़ी ज़्यादा कमी कर सकती है HbA1c जी। तो अगर कोई इंसुलिन ले और साथ में खुराक का फिर परहेज़ ना करे और कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखे, ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉक्स, एक्टिविटी ज़्यादा ना करे, तो इंसुलिन तो उसको कवर कर लेगी ना, क्योंकि इंसुलिन तो ताकतवर है, वो तो उसकी HbA1c नीचे ला सकती है। तो फिर जब कोई इंसुलिन पे आ जाता है तो फिर तो उसको बाकी चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है परहेज़। बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो समझते हैं कि मुझे इंसुलिन शुरू हो गया, मुझे लाइसेंस है, तो हम जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी उधम मचाएँ और जो हमारे लिए हर चीज़ हलाल है, हर चीज़। देखिए
जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहीं भी नहीं जाता। कोई भी गाइडलाइन, कोई किताब आपको लाइफस्टाइल पे, चाहे आप इंसुलिन पे हैं, चाहे गोलियों पे है, डाइट और एक्सरसाइज का रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए जी। ये लोगों के अंदर ये भी एक मिथ है कि जो इंसुलिन शुरू कर ली अब मुझे 7 खून माफ़ हैं। अच्छा। ये 7 खून माफ़ वाली बात नहीं है, ये आपको उसी तरीके से ही चलना है, डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, जैसे सबको करना चाहिए, जैसे बाकी उसी तरह ही चलना चाहिए आप जब आप गोलियों के साथ है। लेकिन उससे होगा कि इंसुलिन की डोज़ कम लगेगी। जब इंसुलिन की डोज़ कम लगेगी तो वेट इजीली मैनेजेबल होगा आपके लिए। अगर आप खाना पीना खुद खूब रखेंगे, इंसुलिन की डोज़ ज़्यादा लगेगी तो अल्टीमेटली वेट गेन होगा इससे, फिर जिसे और मसाइल जन्म लेते हैं। एक डॉक्टर साहब बड़ा मुख्तलिफ सवाल ज़हन में आ रहा है इसी डिस्कशन से कि कुछ लोगों के यूनिट्स रोज़ाना के 50, 60, 70, 80 तक चले जाते हैं और वो फिर भी ये रो रहे होते हैं कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। उसमें जब हम उनका पूछते हैं तो वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा बताते हैं कि जी उनसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जब थोड़ा सा उसको प्रोब किया जाता है, जब उनके साथ फैमिली मेम्बर्स जो साथ होते हैं तो उसको जो काफ़ी हमें जो है वो उसको बारे में इंफॉर्मेशंस कन्वे करते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि मौसूफ़ काफ़ी बदपरहेज़ वाक़या होते हैं। और नाश्ता उनका हलवा पूड़ी से शुरू होता है, नान चने, और दिन में पाए, और फिर 3-4 रोटियां रात को, दिन को कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, और डाइट फुल ऑफ कैलोरीज, फैट्स, हर चीज़ होती है। लेकिन और उसको वो नॉर्मल समझ रहे होते हैं, इतने तो कहते खाना ही चाहिए किसी को। देखिए, सबसे पहले हमें डाइट को प्रूव करना चाहिए कि डाइट क्या है, और स्ट्रिक्ट डाइट के साथ, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम चलें तो ये इसको कंट्रोल किया। दूसरा जो चीज़ है एक्सरसाइज जी, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर रहे होते। एक्सरसाइज जो है जो करते हैं, एक्सरसाइज वही काम कर रही है जो इंसुलिन कर रही होती है। तीसरी कोई इन्फेक्शन हो सकती है, अच्छा, अंडरलाइंग इन्फेक्शन है, कोई चल रही, कोई बीमारी चल रही, इवन थोड़ा सा गला भी ख़राब हो तो उससे भी आपकी शुगर डिस्टर्ब होती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो आपको है वो किसी वजह से है, वो भी आपके शुगर लेवल को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो ये आपके सारे फैक्टर्स देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे फ्लॉ है। दूसरा बाज़ औक़ात होता है हमारी दवाई इनएडिक्वेट होती है, हमें दवाई जितनी लेनी होती नहीं ले रहे होते हैं, कई दफ़ा डोज मिस कर रहे होते हैं, कंप्लाइंस के इश्यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। मिस है कोई और सवाल या मैं केस पे आऊँ? एक क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे हम इंसुलिन लगाते हैं अपने अंदर की इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बीटा सेल्स की जो कमी है, जो या जो उनकी फंक्शनिंग है जो नहीं अभी तक हो रही, उसको पूरा करने के लिए बाहर से हम कोई ऐसी मेडिकेशन लें या कुछ ऐसा लें जिससे बीटा सेल की फंक्शनिंग बेहतर हो? देखिए, इसमें जो बात आजकल जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर चल रहा है, रीजुविनेशन ऑफ द बीटा सेल्स के, उसको कैसे रीजुविनेट किया जाए, वो कुछ जैसे आजकल कुछ अद्वियात हैं जानवरों में तजर्बे किए गए, ख़ासतौर पर रोडेंट्स के अंदर यानी चूहे वगैरह पे। तो उनके ये है कि सीटाग्लिप्टिन्स पे है या GLP-1 एगोनिस्ट के ज़रिए, जिससे उनकी जो कारकर्दगी बेहतर हुई है। लेकिन ह्यूमंस में ये अभी ये साबित नहीं हुआ, लेकिन इस तरफ रुझान है साइंटिस्ट का कि कोई ऐसी चीज़ हो जो बीटा सेल की जो डिक्लाइनिंग फंक्शनल कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, कम से कम रोका जाए और इम्प्रूव किया जाए। इसको रीजुविनेशन कहते हैं। इस पे काम डेफिनेटली रिसर्च में हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसर अमीन साहब का पिछले हफ्ते से एक सवाल है, ज़रा सा मुख्तलिफ सवाल है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पेशेंट्स यूज़ करते हैं, उनको ज़रा थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। ये कहते हैं कि इनको कोई पाइलोरी की कॉम्प्लिकेशन है, पाइलोरी का लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया। अब ये क्या है? और ये कहते हैं कि मैं इंसुलिन भी इस्तेमाल करता हूँ और मेटफॉर्मिन भी इस्तेमाल करता हूँ और पेट मेरा ख़राब रहता है, तो मैं क्या करूँ? बेसिकली पाइलोरी का मतलब है इनके एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ना, वो काफ़ी कॉमन है हमारे मुल्क में। मैदे की एक बहुत बड़ी, जिसको हम नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहते हैं, NUD कहते हैं, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। वन ऑफ द कॉज की एच पाइलोरी एक जरासीम होता है जो मैदे के अंदर रहता है, और हमें जो डिस्पेप्सिया जो होता है, ये खाना सही हज़म नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उसका टेस्ट होता है जिसमें एच पाइलोरी पॉजिटिव आया होगा, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि एच पाइलोरी की बीमारी है। बेसिकली इनका अगर पेट ख़राब रहता है तो एक तो एच पाइलोरी का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं प्लस ओमिप्राजोल आप दी जाती, उसके लिए कुछ अरसे के लिए वो आपका डॉक्टर बता सकता है जी। मैं इस शो में तो नहीं, हम ज़ाहिर अद्वियात को हम अवॉइड करते हैं, पेशेंट मिस यूज़ ना करें। और दूसरा जो चीज़ है कि मेटफॉर्मिन से आमतौर पे पेट ख़राब हो सकता है,
तो ये हमें रूल आउट करना पड़ेगा। अगर मेटफॉर्मिन बंद करने से इनकी ये अलामत ठीक हो जाती तो प्रॉब्ली दैट माइट बी बिकॉज ऑफ मेटफॉर्मिन। अच्छा, उससे भी हो सकता है। अगर तो फिर अगर शुरू करें तो मेटफॉर्मिन की जो लोएस्ट पॉसिबल डोज है 250 मिलीग्राम सुबह शाम से शुरू कर लें, थोड़ा सा उसको बढ़ा लें, ऐसा ऐसे उसको टॉलरेंस उसकी डेवलप कर लें। लेकिन फिर भी रहता तो फिर आपको ये आउट करनी पड़ेगी। लेकिन ये आप आउट करें तो आपका डॉक्टर उसको मुतबादल जो दवाई देगा वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लीजिएगा, क्योंकि मेटफॉर्मिन एक बैकबोन है इन डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट। इसका निकल जाना एक लॉस होता है, ज़ाहिर है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, ये भी ज़रा टेक्निकल सवाल है। ये कहते हैं शबनम अनवर हैं, ये कहती हैं कि ये इस्तेमाल करती हैं डाउनिल, एक दवाई है डाउनिल 5 मिलीग्राम है, और इसको इन्होंने साथ में नोवो मिक्स 30 भी यूज़ कर रही हैं। तो ये कहती हैं कि डज़ इट रियली वर्क? ये ज़रा बताइएगा इनका सवाल क्या है, ये क्या पूछना चाह रही हैं, और ये पूछ रही हैं कि ये कैसे काम करती है या काम करेगी या नहीं करेगी। देखिए काम तो करेगी डेफिनेटली, लेकिन फ्लॉ है ट्रीटमेंट के अंदर। डायनल जिसको हम ग्लेबेनक्लामाइड भी कहते हैं, ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लॉन्ग एक्टिंग। तो आमतौर पे हम सल्फोनाइल यूरिया को इंसुलिन के साथ कम्बिनेशन में अवॉइड करते हैं। इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन हैं, हाइपोग्लाइसीमिया काफ़ी सीवियर हो सकता है, और वेट गेन बहुत तेज़ी से इंसुलिन से भी होगा और सल्फोनाइल यूरिया से भी होगा। तो इनके लिए आइडियल कॉम्बिनेशन है कि ये मेटफॉर्मिन के साथ अपनी इंसुलिन को कंबाइन करें, इस बजाय इसके कि ये डायनिल के साथ आप चलें। तो ये 2 इशू आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो इन्होंने घर बैठे ही अपना मसला हल कर लिया। शबनम अनवर साहिबा, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने आपको बताया। अच्छा जी, हमारे पास तकरीबन थोड़ी देर रह गई है और हमने कोई ब्रेक नहीं ली, आपसे सवाल पे सवाल बौछार करते रहे हैं। तो आज का आखिरी जो है हम सवाल पूछ लेते हैं एक केस की सूरत में। ये हमें ये कैसे पता चले कि कहीं हमें शुगर तो नहीं। सर ये मैं इससे पहले ये एक कॉल आ गई जी, कॉल्स को हम प्रेफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सलीम है। सलीम साहब वेलकम टू द शो। जी मुझे अगेन वो न्यूरोपैथी के बारे में पूछना था कि ये न्यूरोपैथी बैक को भी इफेक्ट करती है? अच्छा जी, बैक की प्रॉब्लम है, उसमें काफी मतलब पेन रहती है, इसकी वजह से मैं वॉक ज्यादा नहीं कर सकता। तो वॉक वो कहते हैं इसको ज्यादा वो स्ट्रेस करते हैं कि करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। तो मेरी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। और अगेन वो न्यूरोपैथी फीट पे भी इफेक्ट करती है। आपकी उम्र कितनी है? 60 50 50 इयर्स 50 साल? जी 50 साल। ओके डॉक्टर इम्तियाज, वजन कितना है? वजन आप बता दीजिए, आपका वजन कितना है? वजन 104 था। 104 kg? 104 kg था, रिड्यूस मैंने किया 100 पे आ गया। 100 kg पे आ गए। आपकी हाइट कितनी है? हाइट अबाउट 5'10". 5'10". लो जी, ये डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बड़ा अच्छा सवाल है, इसका हमने जवाब पार्टली दे भी दिया। जी जी दिया कि जो इकरा ने पूछा था कि जो लोगों पे जो चलने से दर्द होती है तो क्या है। तो जैसे हमने बात की कि ये वेट की वजह से बेसिकली इनके मोरों पे दबाव है, और मोरों पे दबाव की वजह से इनकी नर्व्स पे दबाव है। नर्व दबती हैं तो जो वो नर्व जो टांगों को सप्लाई कर रही हैं तो वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, चलने से पेन हो सकती है। और ये न्यूरोपैथी बेसिकली नहीं है, दिस इज़ बेसिकली एक मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल प्रॉब्लम के न कंप्रेशन न्यूरोपैथी है, ये कंप्रेशन की वजह से आ रहा है। तो इसको हम जब बात करते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की कि 4 किलो वज़न कम किया, 4 किलो और कम करें तो प्रॉब्ली ये चीज़ इनकी ठीक हो जाएगी। इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछने वाले थे, हमें ये कैसे पता चले कि कहीं हमें शुगर तो नहीं होने जा रही? और मुझे तो नहीं है लेकिन मेरे वालिद को है। मेरी उम्र 50 साल है। ये अब्दुल रहीम लाहौर से हैं, अब्दुल रहीम साहब। तो इन्होंने डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे ये पूछा है कि क्या मुझे शुगर हो सकती है, जबकि इनके वालिद को शुगर है, इनकी उम्र 50 साल है, और ये इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, अभी रिसेंटली अभी जो है ना बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन ने एक स्कोर उसको इशू किया है, इसको हम रैपिड स्कोर कहते हैं। रैपिड स्कोर है जिसमें हम स्क्रीनिंग कह सकते हैं कि आप कैसे स्क्रीन आउट कर सकते हैं। उन्होंने 3 क्राइटेरिया लिए हैं जी, उम्र,
ओके, कमर का घेर जिसको रिस्ट है, और फैमिली हिस्ट्री, 3 में आ रखे हैं और उसकी एक स्कोरिंग दी है। अगर तो आपकी उम्र 40 साल से कम है तो 0 स्कोर है। अच्छा, बचे हुए हैं। हाँ, अगर 40 और 50 के दरमियान तो 1 स्कोर है। ओके, अगर 50 और से ऊपर है तो ये आपके 2 स्कोर है। अच्छा, 2 स्कोर, ये तो एक। और अगर आपका जो कमर का घेर है जो भी आपके है, अगर 35.5 इंच से ज़्यादा है मेल में और 31.5 फीमेल में से ज़्यादा से कम है तो 0 स्कोर है। ओके, इससे ज़्यादा है तो 2 स्कोर है। ओ, ठीक है। और तीसरा जो क्राइटेरिया है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, अम्मी अब्बू बहन भाई किसी को, तो 0 है। अगर किसी एक को है तो 1 है। अगर नाना नानी दादा दादी में से किसी को नहीं, जो क्लोज फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली रिलेटिव्स है, तो ये जो है तो ये स्कोर है। अगर तो आपका स्कोर 4 से ज़्यादा है तो आप फौरी तौर पे स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग कैसे? ब्लड शुगर चेक? ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं, फास्टिंग करवाएं, HbA1c टेस्ट करवाएं और उसके लिए वर्कआउट करें। ठीक है। तो ये बढ़िया आपने काम की बात बता दी कि एक तो 50 से अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो 2 स्कोर है, ज़्यादा काम ख़राब हो सकता है जी। अगर 40 और 50 के दरमियान 1 है स्कोर है और 40 से कम है तो कम चांस 0 जी। इसी तरह से अगर मर्दों में वेस्ट जो है 35.5 से ज़्यादा है जी, तो कितना स्कोर जी 2 स्कोर है, 2 हो गया जी। और ख़वातीन में 31.5 से ज़्यादा है तो उनका भी 2 स्कोर है। 2 हो अगर कम होनी चाहिए तो 0 स्कोर है। 0 हो गया। तो एक तो कमर को देख लें, एक एज को देख लें और फैमिली हिस्ट्री देखें। और फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फैमिली हिस्ट्री है तो 2 एक स्कोर होगा। तो कितना जमा हो जाए स्कोर तो समझे काम खराब। 4 या 4 से ऊपर जो है ना वो आपका काम खराब है। तो ये सिंपल स्क्रीनिंग है, हर बंदा ये घर बैठे इसको स्क्रीन आउट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा फार्मूला है जो हम अपने नाजरीन को, इसको हम इस पर भी अगले मेरे से प्रोग्राम पे तफसीली बहस करेंगे। ये तीनों चीज़ों का क्या रोल है, एज का क्या और फैमिली हिस्ट्री, और इसको कैसे स्क्रीन किया जाए। मेरे ख्याल से हम इस पे टॉपिक पे बात करेंगे शायद अगले प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहीम साहब थे ये लाहौर से जिन्होंने हमसे ये सवाल किया। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन बहुत ही तफसील से बहुत से पहलुओं पर डायबिटीज़ के आज आपने हमें बताया। मिस इकरा तारिक, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम से ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, हम ये कोशिश करते हैं यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के इस फोरम पे, फेसबुक पेज पे कि अवेयरनेस भी क्रिएट करें और आप क्लिनिक आए बगैर भी काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, मगर जो निटी ग्रिटी है या जो इलाज का बेहतरीन हिस्सा है उसमें आप जब तशरीफ़ लाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपना बस ख्याल रखिए और हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लेकर डायबिटीज़ के हवाले से आपकी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। आप भी अपने हिस्से की कोशिश जारी रखिएगा। आज के प्रोग्राम से हमें सबको इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।